हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है अहम। सुबह के 9 बज रहे थे। अदिति और रोहन कॉलेज जा चुके थे। अजय जी नहाकर निकल चुके थे। नाश्ता मेज पर लगा। मैं जल्दी से टिफिन पैक कर ले आई। अजय जी ने बहुत ही अनिच्छा से नाश्ता किया और रोज की तरह बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए। मैंने बिखरी हुई रसोई समेटी, चाय का कप लिया और सोफे पर बैठ गई। पूरे दिन में यही कुछ पल मेरे अपने होते हैं। यह कुछ फर्श फुर्सत के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन पलों में मैं डूबती उतरती रहती हूँ। दुख सुख का हिसाब करती हूँ। जीवन की धूप छाँव को महसूस करती हूँ। एक बार अजय जी व और बच्चे घर लौट आते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। मैं चकर गिननी से इन सब के चारों ओर घूमने लगती हूँ। सोफे पर आराम से सिर पीछे टिका मैं अतीत के गहरे सागर में उतर जाती हूँ। याद आती है विवाह के समय बैंड बाजे पर बज रही वो धुन। छोड़ भाबुल का घर मोहि पी के नगर आज जाना पड़ा। माँ बहनों के गले लग सिसकियां रुदन में बदल गई। धीर गंभीर पापा और भैया भी मुंह फेर कर अपने आंसुओं को छिपाने की विफल कोशिश कर रहे थे। भाभी ने सांत्वना देते हुए कहा था, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। देखना अजय जी और ससुराल वाले तुम्हें सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। मैंने सपनों की बहुत ऊंची उड़ान तो नहीं भरी थी, पर मुझे पूरा विश्वास था कि अपने रूप गुण के सहारे अजय जी व ससुराल का दिल अवश्य जीत लूंगी। रूप गुण के साथ मैंने म्यूजिक में एमए भी किया था। मैं आत्मविश्वास से भर उठी। जैसे ही डोली ससुराल के घर के सामने रुकी, दिल एक बारगी जोरों से धड़क उठा। जेठानी ने सहारा देकर उतारा। मैं धीमे धीमे चलने लगी। अचानक झटका सा लगा। देखा, अजय जी तो बिना पीछे देखे तेज कदमों से चले जा रहे हैं। मेरे आंचल खींचा जा रहा था। किसी बेजुबान गाय या बकरी की तरह घसीटती हुई मैं दरवाजे तक पहुंच गई। कुछ रस्में पूरी कर मुझे सोफे पर बिठा दिया। घर में शादी सा माहौल न था, ना ही कोई नई दुल्हन को देखने का चाव था। रिश्तेदार जाने की जल्दी मचा रहे थे। मिठाइयों के बंटवारे पर शोरगुल मच रहा था। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। पर चाय की एक प्याली तो दूर, किसी ने पानी भी नहीं दिया। सास ससुर जेठ सब शादी में जो कमियां रह गई उसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। धीरे धीरे वातावरण में शांति छा गई। जैसे तैसे डिनर कर सब सोने की तैयारी में थे। मुझे भी लगभग ठील कर अजय जी के कमरे में भेज दिया गया। कमरे में जाकर पाया अजय जी तो खर्राटे भरकर सो रही हैं। मन महसूस कर रह गई। सोचा, बेचारे थकावट की वजह से सो गए होंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि अजय जी मुझसे कटे कटे से रहते हैं। सोचा, शायद भरे परिवार में बातचीत से शर्माते होंगे। कुछ ही दिनों में हम अजय जी की कार्यस्थली दिल्ली आ गए। सामान का ट्रक पहले ही पहुंच गया। जो कुछ खास दोस्तों ने सरकारी फ्लैट में लगवा भी दिया था। मुझे अपने नए घर की बागडोर संभालने का बहुत उत्साह और चाव था। पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अपनी कार्यकुशलता और रूप गुण से सहज ही इनका दिल जीत कर आदर्श पत्नी बन अजय जी के दिल पर राज करूंगी। 3-4 दिन तो अजय जी के दोस्तों के घर दावतें चली। आखिर वह दिन भी आ गया जब मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालने का शुभ अवसर मिल गया। शादी के बाद इनके ऑफिस जाने के पहले दिन मैंने बड़े ही मनयोग से खाना बनाया। दाल चावल सब्जी और खीर बनाकर टिफिन पैक कर इन्हें दे दिया। पूरे दिन सोचती रही, आज मेरी पाक कला की परीक्षा है। टिफिन खोलेंगे तो खुश हो जाएंगे। शाम के लिए हल्का सा नाश्ता बना मैं बेकरारी से अजय जी की राह देखने लगी। अजय जी आए, साथ में लाए एक कड़वा सा उलाहना। घर आते ही बैग एक और रख मुझे जोर से आवाज देकर बुलाया गया। मैंने सोचा चाय या पानी कुछ चाहिए होगा, मगर मामला कुछ और ही था। डांट कर बोले, मैं ऑफिस जाता हूँ या पिकनिक मनाने जाता हूँ? आज टिफिन में क्या क्या भर दिया था? इस हिसाब से मुझे टिफिन देती रही तो मेरी सेहत तो खराब करोगी ही, साथ में महीने का बजट भी गड़बड़ा जाएगा। महीने का राशन 15 दिन में खत्म कर दोगी। इसके बाद का राशन तुम्हारे मायके से आएगा क्या? यह सब सुन मैं बुरी तरह से आहत हो गई। चाय बनाने के बहाने किचन में चली गई। यत्न से रोज के आंसू बह निकले। याद आया, माँ ने समझाया था कि आरंभ में नए घर में सामंजस्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर साथ साथ रहते एक दूसरे के साथ रहते हुए स्वभाव और आदतों का जानकार सब कुछ सामान्य हो जाता है। यही सोच मन को सांत्वना देकर नई गृहस्थी की डगर पर चल पड़ी।
कुछ ही दिनों के बाद यह समझ आने लगा कि यह रास्ते आड़े तिरछे होने के साथ बहुत ऊंचे नीचे भी हैं। असल में बचपन से इनके मन में पुरुषत्व की ऊंचाई पर नारित्व को नीचे और हेय समझने का भाव अंकुरित होकर अब एक मजबूत पेड़ में बदल चुका था। मेरा रूप रंग शिक्षा कार्य कुशलता इनके सामने नगण्य थी। अब तो रोज ही मेरे कार्यों में मीन मेघ निकाल डांटने का अवसर खोजते रहते। मैं लोक लाज के डर से जुबान पर ताले लगा लेती। इनका क्रोध प्रदर्शन भी इतनी ऊंची आवाज में होता कि साथ वाले फ्लैटों की खिड़कियां और दरवाजे पटापट खुलने लगते। एक दिन तो अपमानित करने की सीमाएं पार कर दी। पड़ोस की मल्लन भाभी डोसा लेकर आई। बोली, आज रविवार है, मेरे हाथ का बना नाश्ता करिए। उन्होंने जैसे ही प्लेट मेरी ओर की, इन्होंने प्लेट अपनी ओर ले ली। मुझे देखकर बोले, अरे भाभी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं और वी दोनों देखती रह गई। बोली, यह क्या जाने डोसा बनाना और खाना। मल्लन भाभी चुपचाप चली गई। इनके द्वारा अपमानित तो बहुत हुई थी, पर ऐसे किसी गैर के सामने पहली बार थी। मन में गहरी टीस उठी। कुछ समय बाद जब मुझे पता चला कि मुझे मातृत्व सुख मिलने वाला है, तो मैं फूली न समाई। सोचने लगी, जब अजय जी को यह खुशखबरी दूंगी तो कितना खुश होंगे। सारा गुस्सा थाने उपालम भूल कर रह जाएंगे। शाम की चाय के समय मैंने संकोच से इन्हें संकेत दिया कि वो पापा बनने वाले हैं। यह सुनकर बजाय खुश होने के ये अनमने से होकर बोले, अरे इतनी जल्दी यह मुसीबत। फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, 2 महीने बाद अपने मायके वालों से कह देना, आकर तुम्हें ले जाएंगे। डिलीवरी भी वहीं हो जाएगी। अम्मा तो दौड़ भाग कर नहीं सकती, घुट्टों के दर्द से लाचार है। मैंने डरते डरते पूछा, मेरे जाने पर आपकी देखभाल कौन करेगा। यह सुनकर यह फिर अपने चिर परिचित मूड में आ गए। चिल्ला कर बोले, तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो। फालतू की बहस मत करो, अपने जाने की तैयारी करो। कुछ समय बाद ही भाई साहब मुझे लिवा कर ले गए। अजय जी ने भाई साहब से सिर्फ औपचारिक बातचीत की। करीबी रिश्तेदार वाली कोई बात नहीं थी। घर पहुंचकर भैया बोल ही पड़े। कहने लगे, मुझे तुम्हारे अजय का स्वभाव कुछ अटपटा सा लगा। हंसी मजाक तो बहुत दूर, उन्हें तो मैंने मुस्कुराते तक नहीं देखा। यह सुनकर मैं सकपका गई। बात को संभालते हुए बोली, भैया, ऑफिस में काम का बहुत दबाव है। ऐसे में मेरा मायके आ जाना यही सब उन्हें उदास कर गया होगा। सादा दिल भाई साहब ने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। मायके में मेरी खूब सेवा हुई। खुशहाल वातावरण में समय पंख लगाकर उड़ गया। मेरी डिलीवरी का समय भी आ गया। लेबर पेन शुरू होते ही मुझे अस्पताल ले गए। पापा ने मेरे ससुराल और अजय जी दोनों ओर सूचना भिजवा दी। 8 घंटे की कठिन प्रसव पीड़ा सहते सहते अजय जी और ससुराल वालों को भी अपने पास देखना चाहती थी, पर निराशा ही हाथ लगी। लेडी डॉक्टर ने जब जुड़वा बच्चे होने की खबर दी तो मन खुशी से नाच उठा। मेरा मातृत्व एक बेटा और एक बेटी पाकर निहाल हो गया। मैंने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़ दिए। भैया और पापा मिठाइयाँ बांट रहे थे। अम्मा और भाभी मेरी सेवा में जुट गए। ऐसे में निर्विकार चेहरा लिए अजय जी आ खड़े हुए। बच्चों को देखकर चेहरे पर न प्रसन्नता न रौनक आई। बस बच्चों को देखते रह गए। 2 दिन अजनबियों की तरह रुककर वापस चले गए। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ आकर हम सब पर बहुत उपकार किया हो। जाते जाते भैया को फरमान सुना गए, 1.25 महीना होते ही सुधा को दिल्ली पहुंचा जाना। मुझे घर के कामकाज में बहुत परेशानी हो रही है। 1.25 महीना पूरे होते ही भाई साहब मुझे दिल्ली छोड़ने आए। मायके में तो अम्मा और भाभी के सहयोग से बच्चे संभल रहे थे, पर यहाँ दिल्ली आकर कमजोरी की हालत में बच्चों को संभालना एक चुनौती से कम नहीं था। भाई साहब ने जाते जाते इनसे कहा कि सुधा के लिए बच्चों के साथ घर कामकाज संभालना कोई आसान काम नहीं है। आप जल्दी ही कोई काम वाली रख लीजिए। भैया के सामने तो इन्होंने हामी भर दी, पर उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कमजोर शरीर के साथ बच्चे संभालना और घर का सारा काम करना कोई हंसी खेलना था। काम वाली बाई रखने की कोई संभावना नहीं दिख पड़ रही थी। आखिर एक दिन मैंने ही हिम्मत करके कहा, अजय जी, मैं पड़ोस में पता करती हूँ किसी काम वाली का। इधर आसपास बहुत घरों में आती हैं। दिन महीने साल गुजरने लगे। बच्चे बड़े भी हो रहे थे। मैंने अपना पूरा ध्यान बच्चों की देखरेख में लगा दिया। बच्चों के देख मैं निर्मोही अजय जी को और उनकी जातियों पर ध्यान न देती। हमेशा सोचती, अजय जी ने तो पराया कर दिया। कहीं बच्चों का स्नेह प्यार न खो दूं। मेरा समर्पण किसी समय किसी काम न आया। अजय जी किसी न किसी बात पर खटपट लगाए रहते थे। मैं सुध-बुध भूल कर काम में लगी रहती। तन बदन की सुध-बुध तो ना रहती। एक दिन मुझे देखकर बोले,
तुमसे अच्छी तो काम वाली बाई रहती है। सस्ते कपड़े होते हैं पर सलीके से रहती है। तुम तो उनसे भी बदतर लगती हो। यह सुन मैं खून का घूंट पीकर रह गई। अजय के ऑफिस जाने के बाद मैंने आईने में खुद को निहारा। अजय जी की यह बात तो मुझे सही लगी। घर परिवार के लिए त्याग करते मैंने अपने रूप रंग को भुला दिया था। उस दिन मैंने अजय के ऑफिस आने से पहले खुद पर कुछ समय दिया। मैंने नहाकर आसमानी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप करके आंगन में लगे मोगरे के फूलों से गजरा कर चूड़े में सजा ली। अदिति और रोहन भी मेरा यह रूप देखकर मुस्कुराने लगे। अपने होश संभालने के लिए शायद पहली बार उन बेचारों ने मुझे सजा सवरा देखा था। मैं बेकरारी से अजय का इंतजार करने लगी। आज तो चौंका दूंगी, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। शाम को अजय आए, पर मुझे देखकर त्योरियों में बल डालकर बोले, यह क्या नाचने वालियों की तरह गजरे लगाकर बैठी हो? उतारो यह सब, मुझे नहीं पसंद यह सब चीप फैशन। यह सुनकर गुस्से में मेरा बुरा हाल हो गया। शादी के बाद पहली बार मैंने अपने गुस्से को बेकाबू होते हुए देखा। मैंने गुस्से में गजरा नोचकर अजय की ओर फेंक दी, जूड़ा खोल दिया और चिल्लाई, हाँ मैं नाचने वाली बाई हूँ, देखोगे मेरा नाच? मेरा यह रौद्र रूप देखकर अदिति और रोहन भी सहम गए। मैं बच्चों को घसीटते हुए अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। सालों साल से दबाया हुआ आक्रोश आज आंसुओं की बरसात करने लगा। बार घर में खाना नहीं बना, सब भूखे ही सो गए। मैं दोनों बच्चों को सीने से लगा सारी रात रोती रही। दोनों बच्चे समय से पहले ही समझदार हो गए थे। दोनों मन लगाकर पढ़ाई करते। उन्हें मालूम था पूरे घर खर्च के लिए हम अजय पर आधारित थे। पढ़ाई में जरा सी भी लापरवाही होने पर मम्मी को दोषी मानकर प्रताड़ित किया जाएगा। इसी तरह धूप और छांव के मौसम में जीवन नैया को खेते चलती जा रही थी। पर अदिति और रोहन ने मजबूत पतवार का काम किया। अचानक डोरबेल की आवाज से मैं यादों के गहरे समुद्र से उभर कर बाहर आ गई। यादों की लहरों से मेरा मन भी उ- भीग गया था। जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ी। दरवाजा खोला तो पाया रोहन चेहरे पर चिंता के भाव लिए खड़ा था। बोला, क्या हो गया था मम्मी? कब से डोरबेल बजा रहा था, आप खोल क्यों नहीं रहे थे? मैं बहुत घबरा गया था, मैंने झेप कर जवाब दिया, बस थकावट से नींद लग गई थी। कैसे कहती कि मैं अतीत के गहरे सागर में उतरकर सब कुछ भूल गई थी। अदिति भी कॉलेज से आ गई थी। मैंने तीनों को खाना परोसा और मिलजुल के खाने लगे। यह समय मुझे बहुत ही सुखद लगता है। बच्चे खा पी कर अपने कमरों में चले गए। कुछ देर आराम के बाद पढ़ाई में जुट जाएंगे। दोनों का फाइनल में 1 महीना बाकी था। दोनों कठिन मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद तो उन्हें आगामी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल या पीजी में रहना होगा। मैं उनके जाने के बाद अपने अकेलेपन के बारे में सोचकर घबरा जाती। मेरे दोनों बच्चे मेरे सूरज थे और मैं उनकी धरती। मैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती। सूरज के चले जाने पर मेरी गति ही रुक जाएगी। वही अजय द्वारा दी गई प्रताड़नाएं, तंज जिन्हें मैं बच्चों के प्यार में डूब कर प्राय भूल चुकी थी। जब कभी यह डांटना शुरू करते, मैं बच्चों के कामों में लग उसे अनसुना कर देती। बच्चे बड़े हो गए तो समझने लगे कि पापा के स्वभाव में नेगेटिव बातें ज्यादा होती हैं। अपने को सर्व कार्य कुशल समझते हैं और दूसरों को हेय दृष्टि से देख कर कटाक्ष करना, व्यंग करना उन्हें बहुत भाता है। दोनों बच्चे मुझे समझाते, मम्मी आप पापा की बातें एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दिया करो। यह सब उनकी आदत में शुमार हो चुका है, वह नहीं बदलेंगे। मैं भी बच्चों की सलाह मान मस्त रहने लगी थी। अजय जी की अनुपस्थिति में संगीत में मनपसंद एमए गाती, इसलिए अजय जी द्वारा मिली उपेक्षा संगीत की नदियों में डुबो देना चाहती थी। पर इसकी भी इजाजत नहीं थी। बच्चों के फाइनल खत्म होकर रिजल्ट्स भी आ चुके थे। जहां मुझे बच्चों की सफलता पर खुश होना चाहिए था, उसके स्थान पर एक अलग सी घबराहट और अवसाद ने घेर लिया था। दरअसल अब आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर से बाहर जाना था। रोहन को मुंबई और अदिति को पुणे जाना था। बच्चे ही अपने लिए बच्चे खुद ही अपने लिए दौड़ भाग कर रहे थे। पापा का कर्तव्य उनके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करने मात्र की जिम्मेवारी थी। एडमिशन, हॉस्टल के लिए कितनी भाग दौड़ थी। सब बच्चे स्वयं कर रहे थे, अपने दोस्तों के अभिभावकों से सलाह कर रहे थे। यह सब देख मैं अवसाद और उदासी में डूबती जा रही थी। मैं फिर अकेली तनहा रह जाऊंगी, यह सोचकर अवसाद ने घेर लिया। किसी काम में मन न लगता। आज मातृ दिवस था। सवेरे ही बच्चे फूल लेकर चरण स्पर्श करने आए तो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बड़े चाव से उनको मनपसंद खाना बनाया।
दोपहर में सबने मिलकर बड़े ही अच्छे माहौल में खाना खाया। मैं बर्तन समेत किचन में जाने ही वाली थी कि बच्चे एक चंचल मुस्कान अपने चेहरों पर लाकर अपने कमरे में एक नया हारमोनियम लाते दिखे। मैं आश्चर्य मिश्रित खुशी से उन्हें देखती रह गई। वह हारमोनियम मेरे सामने रखकर बोले, मम्मी, यह मदर्स डे का गिफ्ट है। मैंने हैरानी से पूछा कि इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो हंसकर बोले, माँ, चिंता न करो, यह रुपए हमने अपने पॉकेट मनी से बचाए हैं और कुछ छोटे बच्चों की ट्यूशन लेकर इकट्ठे किए हैं। मेरा मन हारमोनियम को देखकर नाच उठा। मैंने बच्चों को गले लगा लिया। बच्चे बोले, मम्मी, जब आप पापा ऑफिस चले जाया करें तो पीछे से आप रियाज किया करो। मैंने हारमोनियम बच्चों के कमरे में छिपाकर ढक दिया। मेरे शरीर में बिजली की स्फूर्ति सी आ गई। अजय जी के जाते ही मैं तुरंत काम कर नहा धोकर रियाज करने बैठ जाती। समय का पता ही नहीं चलता। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई। हर साल की तरह इस साल भी हमारी सोसाइटी की ओर से दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा था। सोसाइटी के क्लब में नृत्य, रंगोली, छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस के कार्यक्रम आयोजित होते, जिनमें लोग बड़े उत्साह से भाग लेते। अदिति ने इस बार गायन प्रतियोगिता में मेरे ना करने के बावजूद नाम लिखवा दिया। मैंने कहा, बहुत समय से किसी आयोजन में गाया नहीं है, मुझसे नहीं गाया जाएगा। अदिति ने धैर्य बंधाया कि आजकल आप रियाज तो कर ही रही हो, बहुत अच्छा गाओगी। अगले दिन शाम को अदिति के साथ सोसाइटी क्लब जा पहुंची। अगली पंक्ति में जा बैठी। दिल जोरों से धड़क रहा था। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने मनी मनीश्वर को याद किया। स्टेज पर जाकर मेरे अपने दोनों बच्चे अदिति और रोहन पर नजर पड़े। दोनों बहुत ही उम्मीद लगाकर उत्सुकता से मेरी ओर देख रहे थे। वो मुझे सफल होते देखना चाहते थे। मेरे मन में यह आवाज आई, सुधा, उतार दे इस निराशा और अवसाद के चूल्हे को। अपने बच्चों की आशाओं का मान रख। पता नहीं कैसे आत्मविश्वास से भर उठी और होठों से मीठे स्वर निकलने लगे। अनुराधा फिल्म का मशहूर गाना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा जा के ऋतु लौट आए, सुनी मेरी मीना। संगीत बिना गाते गाते मैं इतनी लीन हो गई कि तेज तालियों की गड़गड़ाहट से मैं चेतन हुई। मेरे गाने को बहुत सराहना सराहा गया। लोग बड़े होकर लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। प्रथम पुरस्कार पुरस्कार भी मेरे नाम आया। बच्चों की खुशी का ठिकाना ना था। स्टेज से उतरते ही लोगों ने घेर लिया और उसके सुंदर गायन के लिए बधाई देने लगे। तभी भीड़ में रास्ता बनाते हुए एक पुरुष हाथ पड़े, मुझे सम्मान पूर्वक अभिवादन करके बोले, सुधा जी, आपके गाने को सुनकर आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैंने कहा, कहिए। वो बोले, आपके शहर में अगले महीने लॉयंस क्लब की ओर से बहुत बड़ी गायन प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। देश के नामचीन गायक आ रहे हैं, जो जज होंगे। ये सब नई प्रतिभाओं को परखने का एक तरीका है। आप इसमें भाग लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। यह सुनकर मैंने घबराते हुए कहा, देखिए, मैं तो बहुत ही मामूली गायिका हूँ। मैं तो इतने बड़े आयोजन में शिरकत नहीं कर पाऊंगी। माफी चाहती हूँ। सज्जन बोले, हीरा अपना मोल नहीं जानता, सुधा जी। आप कोशिश करिए, अपनी प्रतिभा को संकोच या किसी डर की वजह से मत छिपाए। क्लब के अन्य सदस्य भी इस प्रस्ताव से सहमत थे। बच्चों के मौन स्मृति से मैंने भी हामी भर दी। बच्चे मेरी इस सफलता पर फूले न समा रहे थे। मैं मन ही मन डर रही थी। मुझे पता था अजय इस प्रस्ताव से कभी सहमत ना होंगे। घर में आने वाले एक बड़े बवंडर से निपटने के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। पूरे शहर में इस गायन प्रतियोगिता के प्रचार के लिए पोस्टर लग रहे थे। जजमेंट करने वाले बड़े संगीतकारों के नाम सहित तस्वीरें लगाई जा रही थी। प्रतियोगिताओं के नाम भी लिखे हुए, प्रतियोगियों के नाम भी लिखे हुए थे। पोस्टरों पर मेरा नाम देख जहां एक और बच्चे नाच उठे, वहीं अजय जी ने घर में भयंकर हंगामा कर दिया। अजय ऑफिस से आते हुए पोस्टर पर मेरा नाम देख आग बबूला होकर घर आए। घर में घुसते ही ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे, सुधा, तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? नहीं, तुम हरगिज इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगी। उनके ऊंचे स्वर को सुनकर आसपास की खिड़कियों से लोग झांकने लगे। कल ही जाकर अपना नाम वापस ले लो, मेरे घर में यह गाना बजाना नहीं चलेगा। हम सब शांत रहे, सब बिना खाना खाए ही सो गए। प्रतियोगिता के दिन हम तीनों ने अजय जी के ऑफिस से घर आने से पहले ही निकल जाने की योजना बना डाली। मैंने अपनी मनपसंद गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप कर तैयार हो गई। अदिति और रोहन उत्साह में रंगे पहले ही तैयार होकर खड़े थे। आयोजकों ने गाड़ी भिजवाई थी। अजय जी के घर पहुंचने से पहले ही हम तीनों ने शहर के टाउन हॉल में अपनी जगह ले ली।
जाने माने गायिकाओं और संगीतकारों का अनोखा सम्मेलन था, जिनके नाम और तस्वीर ही टीवी और पत्रिकाओं में देखी थी। उन्हें आंखों के सामने देख विश्वास नहीं हो पा रहा था। बच्चे भी यह देख हैरान थे। हॉल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कार्यक्रम आरंभ हुआ तो समा बन गया। मैं मनी मन घबरा रही थी। मेरी बारी आने पर बच्चों ने गले लगाकर शुभकामनाएं दी। अनोखे आत्मविश्वास से भरकर स्टेज पर गई। मैंने राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत केसरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश। केसरिया मेरा गाना शुरू होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा हो गया। लोग तन्मय होकर संगीत लहरी में डूब गए। मैं भी डूब के गाती रही। सभी कलाकारों ने अच्छा गाया। कार्यक्रम समाप्त होने पर सभी कलाकारों को हॉल के पीछे पिछले गेट से गाड़ियों में बिठाकर ले जाया गया। श्रोताओं के लिए सामने का गेट था। सामने वाले गेट पर बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ही उन्हें कार में बैठाने के लिए मैंने गाड़ी रोकी, मेरी नजर अजय पर पड़ी। दूर वॉचमैन के साथ खड़े थे। हमें देखते ही आग्नेय दृष्टि बरसाते हुए तेजी से आगे बढ़े। मैं मनी मन अज्ञात आशंका से कांप गई। कहीं आज यही हमारा तमाशा न बन जाए। अचानक एक बड़ी भीड़ के रेले में वो फंस गए और निकल नहीं पाए। हमने गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर पहुंचकर अब हमें घर का मोर्चा संभालना था। बच्चों को जल्दी से खाना खिला उनके कमरों में भेज दिया। स्वयं एक बड़े तूफान का सामना करने के लिए प्रतीक्षारत हो गई। थोड़ी सी देर में अजय किसी बवंडर भरे तूफान की तरह आ पहुंचे। आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। कर दिया ना मेरी इज्जत का कबाड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई घर से बाहर निकलने की। और ना जाने कितने बेहुदा आरोप से मेरे चरित्र पर लांछन लगा। उसे तार तार कर दिया। मैं खामोशी से सिर नीचा कर बैठी रही। अचानक तानाशाही फरमान सुनाया कि अब मेरा और तुम्हारा एक छत के नीचे गुजारा नहीं है। तुम अपने मायके जा सकती हो। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैं जानती थी कि इनकी यह बात अकाट्य है। कोई भी इनकी बात को बदल नहीं सकता। जो कह दिया वही होगा। उस रात मेरे स्वाभिमान को गहरी चोट लगी थी। 23 साल घर परिवार की बिना किसी शर्त के सेवा करती रही। आज जो एक पल अपने लिए दिल की खुशी के लिए जी लिया, तो तूफान खड़ा कर दिया। इस उम्र में मायके जाऊंगी सोचकर हैरान थी। अगले दिन सवेरे रोज की तरह स्वाभाविक तौर पर अपने काम में लग गई। यद्यपि दिल में तो विचारों की सुनामी छाई थी। बच्चों के जाने के 2 दिन बाकी थे। मेरी पूरी कोशिश थी कि बच्चे हंसी खुशी विदा हों और आगे की पढ़ाई शुरू करें। आज पहली बार यह है मौन व्रत धारण किए बिना टिफिन लिए ऑफिस के लिए निकल गए। मैं बच्चों के जाने की तैयारी में जुट गई। अचानक मोबाइल की घंटी में से ध्यान भंग हुआ। फोन मुंबई से था। कल के गीत संगीत में शामिल हुए एक बड़े संगीतकार का था। श्री मोहन दास जी ने कहा, सुधा जी, कल के कार्यक्रम में मैंने आपका गायन सुना। वास्तव में आपका गाना बेहद अच्छा था। मुझे 2 फिल्मों में संगीत देना है। मैं फीमेल गाने आपसे गरवाना चाहता हूँ। कृपया मेरे इस प्रस्ताव पर सोच समझकर विचार कर कल शाम तक इसी नंबर पर अपना जवाब दें। यह बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐसा मौका लोगों को सालों के संघर्षों के बाद भी नहीं मिलता। यह आपके हुनर और तकदीर का कमाल है जो घर बैठे यह अवसर मिल रहा है। यह सुन के मैं हाथ का काम नहीं छोड़ हैरान परेशान सी थी। जमीन पर बैठ गई। बच्चे यह देखकर घबरा गए। मुझे पानी पिला पूछने लगे, मम्मी क्या हुआ, सब ठीक तो है, किसका फोन था। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद सब सामान्य होने पर सारी बातें बच्चों को बताई। नई सोच नए विचारों वाले खुशी से नाच उठे। बोले, मम्मी कमाल हो गया, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आप कल मुंबई वाले अंकल को हाँ करके अपने आगे की जिंदगी को सुधारो। मैं बात को काट कर बोली, अपने पापा को जानता है ना, वह कभी नहीं मानेंगे। रोहन बोला, आज तक तो उनकी मनमर्जी से ही करती आई हो। कितना मान सम्मान आपको मिला, इससे आप बाखूबी वाकिफ हो। आप यह मौका छोड़ भी देती हैं तो उन्हें उनकी करना है जो अभी तक करते आए हैं। मैं परसों मुंबई ही जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। अब मैं समझ गई थी कि रुकने के बाद भी मेरा कुछ भला नहीं होने वाला। मैंने देर न लगाई, अपने संदूक के तल से मायके से मिले सोने के 2 कंगन निकाले और ज्वेलर्स की दुकान पर बेच आई। मुंबई जाने के लिए रुकने के लिए पैसा भी तो चाहिए था। अपनी एकमात्र हितैषी मल्लन भाभी जी को बुला सब बातें समझा दी। घर की एक चाबी देकर समझा दिया। अजय जी के ऑफिस जाने के बाद बाई को सफाई कपड़े आदि धोने को कह देना। बाई का 1 महीने का एडवांस भी दे दिया। मेरे जाने के बाद अगर कोई पूछे तो कहना रोहन के साथ मुंबई ऑडिशन के लिए गई है।
मुंबई में हम म्यूजिक रिहर्सल स्टूडियो के पास एक गेस्ट हाउस में ठहर गए। अगले दिन ही ऑडिशन हुआ, फिर रिहर्सल आराम हो गई। रोहन ने भी अपने कॉलेज और हॉस्टल का पता किया। अब मैं स्टूडियो चली जाती थी, रोहन कॉलेज और हॉस्टल की औपचारिकता पूरी करने लगा। अदिति भी पुणे हॉस्टल चली गई थी। मैं शाम को एक बार नियम से मल्लन भाभी जी को फोन कर लेती। उन्होंने बताया कि बहुत से कॉलोनी वाले तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत खुश हुए। वो इकट्ठे होकर अजय जी को बधाई देने गए। मैं भीड़ में अंदर चली गई। वो सब तुम्हारी और तुम्हारी गायकी की बहुत तारीफ कर रहे थे। कुछ पड़ोसी तो अजय जी को आप जैसी गुणी पत्नी मिलने के लिए भाग्यशाली बता रहे थे। उस समय अजय जी के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो खिसियाने से होकर सबको धन्यवाद कह रहे थे। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। चलो, किसी ने तो मेरी कला को सराहा। लगभग एक सप्ताह बीता होगा। अचानक रिहर्सल के दौरान मल्लन भाभी का फोन आया। मैंने घबरा कर रिहर्सल बंद कर मल्लन भाभी जी से बात की। वो बोली, सुधा गजब हो गया। आज अजय जी सवेरे सवेरे ही रुआंसे से हमारे घर आए। बोले सुधा का फोन नंबर या कोई पता ठिकाना हो तो बता दें। हमने पूछा क्या बात हो गई, तो सिर नीचा करके बोले, मैं स्वार्थी और घमंडी हूँ। मैं अपने के आगे सुधा जैसी गुणी पत्नी का तिरस्कार करता आया। 8 दिन में ही मुझे सुधा की अहमियत का अंदाजा हो गया है। मैं उससे और बच्चों से मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। यह कहकर फूट फूट कर रो पड़े। मल्लन साहब ने उन्हें चुप कराकर सांत्वना दी। उन्हें कहा कि हम सब मिलकर मुंबई जाएंगे। वहां आप सुधा जी और बच्चों के साथ रहना। मल्लन भाभी जी की बातें सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। मैंने बच्चों को फोन कर यह खुशखबरी सुनाई तो दोनों हमारे खुशी के नाच उठे। बोले, वाह मम्मी, यह तो रेगिस्तान में रिमझिम शुरू हो गई। सब जोर से हंस पड़े। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरी कहानियों को सुनना भी ना भूलें। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।